हेलो गाइस। तो आज हम करने वाले इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस। जितने भी इंटरनेशनल लेवल पर हमारे सभी देशों ने मिलके कुछ स्टेप्स लिए हमारे इन्वायरमेंट को सिक्योर करने के लिए, तो उन चीज़ों के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं इन कन्वेंशंस के थ्रू। देखो, हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट है कन्वेंशंस की एंड वी आर गोइंग टू डू ऑल दिस थिंग्स, सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बट अभी फिलहाल इस वाले वीडियो में वी विल कवर ओनली द फर्स्ट फोर। 1971 से 73 तक हुई थी हमारी। उसके बाद आगे आगे हम नेक्स्ट वीडियोस में जल्दी जल्दी इन सबको कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। देखो, रामसर कन्वेंशन फर्स्ट सबसे पहले हमारी 1971 में हुई थी। इसका जो मेन पर्पस था ना, वो वेटलैंड्स की सिक्योरिटी था, उनको कंजर्व करना था। अच्छा, अब इससे पहले एक बार वेटलैंड समझ लेते क्या होते हैं। जो वेटलैंड्स होती है ना, वो डिस्ट्रिक्ट सेमी एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, जहाँ पे जैसे जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, जहाँ हम एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में जहाँ लैंड और वाटर दोनों मिल जाते हैं, उस चीज़ को हम कहेंगे वेटलैंड्स। देखो, इस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे यहाँ पे जो भी है वाटर बॉडी है, कोई भी सी है या फिर कुछ भी रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पे पानी है, और यहाँ पे हमारी जो लैंड है, टेरेस्ट्रियल लैंड, उन दोनों का जो ये मीटअप हो रहा है, जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स एंड ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, इस चीज़ को हम वेटलैंड कहते हैं। और जो रामसर की कन्वेंशन की डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि वेटलैंड वो एरिया है ऑफ मार्श, फेन एंड पिटलैंड। इसका मतलब होता है बेसिकली दलदली भूमि है जो, ठीक है, या फिर वाटर, पूरा ही वाटर दलदली। मतलब दलदली क्या होती है, जहाँ मिट्टी धंसने लग जाती है अपने आप, बिकॉज बहुत ज्यादा पानी और उसकी वजह से उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद चाहे वो पानी नेचुरल है या फिर आर्टिफिशियल है, कि या तो नेचर ने किया हो या फिर हमने कोई मैन मेड तालाब बनाया हो उसकी वजह से भी, कोई परमानेंटली है या फिर टेम्परेरी है, दोनों केसेस में पानी से भरा हुआ है, जो स्टैटिक भी हो सकता है वो पानी और फ्लोइंग भी। स्टैटिक क्या होता है, जैसे कोई तालाब है उसमें पानी रुका हुआ है। फ्लोइंग क्या है, जैसे कोई रिवर वगैरह हो गई जिसमें लगातार पानी मूव कर रहा है, तो दोनों केसेस में वेटलैंड्स बनते हैं, चाहे वो फ्रेश है, चाहे ब्रैकिश है या फिर साल्ट है। देखो, एक और चीज़, हमारे पास टर्म बहुत ज़्यादा आती है और एक वीडियो बहुत वायरल हो रही थी यूपीएससी एस्पिरेंट की। इंटरव्यू में वो क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैंग्रोव एंड वेटलैंड। देखो, तो उन्होंने उस टाइम क्या बोला कि वेटलैंड अलग होती है, मैंग्रोव अलग होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैंग्रोव बेसिकली एक, हम कह सकते हैं, स्पीशीज या सॉर्ट ऑफ वेटलैंड होता है, जिसमें जो साल्ट वाले जो प्लांट्स हैं, जो साल्ट वाला पानी है उसको सलाइन वाटर बोलते हैं, उसको वो कैपेसिटी आ जाती है कि वो उस टाइम पे भी ग्रो कर सके, उनके पास रेजिस्टेंस आ जाती है। बेसिकली मैंग्रोव वाला रीजन वो होता है। और वहाँ के जो इकोसिस्टम होता है, मतलब जो वहाँ के प्लांट्स एंड ऑर्गेनिजम्स, दोनों उस वाटर के लिए लाइक उनमें शक्ति आ जाती है कि वो उन चीज़ों को सहन कर सके। ठीक है, तो अगर कहीं पूछे तो अलग अलग नहीं बताया ना, उसकी एक काइंड है, वेटलैंड का एक काइंड है मैंग्रोव। दोनों की कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, आगे इंक्लूड्स एरियाज ऑफ मरीन वाटर, the depth of which at low tidal doesn't exceed 6 मीटर। मरीन वाटर मतलब जो सी वाला रीजन है, जहाँ टाइड आ जाए, टाइड जवाहर भाटा आपने सुना होगा। ठीक है, एक बार पानी का लेवल ऊपर होता है, एक बार नीचे होता है, अकॉर्डिंग टू द मून्स पोजिशन, राइट, टाइम के अकॉर्डिंग। तो अगर लो टाइड है तो उसमें 6 मीटर से ज़्यादा गहराई नहीं है, उस चीज़ को हम मान लेंगे कि वो वेटलैंड। ये हमारी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन दे रखी है जो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही कवर कर रहा है। ठीक है, अगर इकोलॉजिकल डेफिनेशन देखें जो हम आसान भाषा में अपने बच्चे हम समझ सकते हैं, तो एक इकोसिस्टम है जो जब होता है, जब इंडेंडेशन होती है पानी की, मतलब पानी बहुत ज़्यादा होता है, जिससे जो सोइल है वो एनारोबिक और एरोबिक प्रोसेसेस के थ्रू उनका आपस में ऐसा होता है कि फ्लडिंग तो नहीं होती, बट जो प्लांट्स हैं वहाँ के वो अडेप्ट हो जाते हैं फ्लडिंग के लिए। समझे नहीं? देखो, जैसे फ्लडिंग होगी तो जो वहाँ का इकोसिस्टम होगा, प्लांट्स होंगे, खराब हो जाएंगे, जड़ें खराब हो जाएंगी, सारी चीज़ें। बट यहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीजन की जो प्रोसेसेस है लेने की देने की, मतलब उन प्रोसेसेस के थ्रू जो वहाँ के प्लांट्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो उस फ्लडिंग वाले, उस एक तरीके से उस कीचड़ वाले पानी के लिए यूज हो जाते हैं। ये होता है वेटलैंड का सिस्टम। ठीक है, रामसर कन्वेंशन में क्या हुआ कि ये जो वेटलैंड्स है उनको डेजिग्नेट किया जाए कि ये चीज़ें हमें बचा के रखनी है। अब पर्पस क्या है कि जो वेटलैंड्स की जो बहुत ही रेयर या फिर हमारा जो बैलेंस है वो बना रहता है, हमारी नेचुरल की सारी चीज़ें बनाकर रखने से। ठीक है,
और इसने कहा कि शेयर्ड वेटलैंड सिस्टम है जहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के बीच में, तो दोनों ही आपस में कंसल्टेशन के थ्रू ही उसका कैसे यूज करना वो वाइजली डिसाइड करेंगे। इसमें ऑलमोस्ट लगभग 171 मेंबर्स हैं एज ऑफ नाउ, और इंडिया में भी बहुत सारी रामसर साइट्स हैं फिलहाल। जो रामसर साइट्स वो वेटलैंड एरिया जो इस कन्वेंशन में एज अ डेजिग्नेटेड वेटलैंड नोट कर लिए गए हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हैबिटेट्स के लिए। नेक्स्ट हम करते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन। अच्छा, सबसे पहले देखो ऑफिशियल साइट से उठा है, यहाँ हुआ था स्टॉकहोम हमारा, ठीक है, 16 मई 1972 में। बहुत बहुत ज़रूरी कन्वेंशन है हमारी इन्वायरमेंटल लॉ में, क्योंकि बहुत बार पूछी जाती है, और सबसे पहली ग्लोबल समिट थी हमारी इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, जिसमें 26 प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए गए थे, और जिससे ही यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी, जिसके थ्रू एक तरीके से पहला कदम था हमारा, जिसकी जो थीम थी वो थी ओनली वन अर्थ, की एक ही पृथ्वी है, उसकी हमें रक्षा करनी है, जो कि ये स्वीडन में हुआ था। स्टॉकहोम इज सिचुएटेड इन स्वीडन, तो इसे एक स्वीडिश इनिशिएटिव भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि उसने सबसे पहले प्रपोज किया था। ये फर्स्ट ग्लोबल कन्वर्जेंस था प्लेनेटरी इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज की रक्षा करने के लिए। इसके डिक्लेरेशन का मेन क्या था कि जो इंटरकनेक्शन है बिटवीन डेवलपमेंट, पॉवर्टी एंड इन्वायरमेंट, उन चीज़ों को देखा जाए। एक चीज़ और हुई थी कि जैसे, वैसे हम प्रिंसिपल्स में डिस्कस करेंगे अभी, कि डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलप कंट्रीज का क्या रोल है स्टॉकहोम एनवायरनमेंट से रिलेटेड। चलो आगे चलते चलते, इसमें एक्शन प्लान था, उसमें 3 मेजर स्टेप थे। एक तो ग्लोबल इन्वायरमेंट असेसमेंट प्रोग्राम होगा, एक वॉच प्लान होगा कि कैसे कैसे हमारा इन्वायरमेंट क्या हो रहा है। उसके बाद इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ देखी जाएंगी कि कैसे मैनेज कर सकते हैं, और इंटरनेशनल मेजर्स लिए जाएंगे सपोर्ट करने के लिए असेसमेंट और मैनेजमेंट को, और वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों पर होंगे। इंडिया की साइड से इंदिरा गांधी मैम, जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी, वो वहाँ पे गई थी और उन्होंने अपनी स्पीच भी दी थी वहाँ पे, जहाँ पे ओनली 2 नेशन हेड्स थे जिन्होंने स्पीच दी थी, एंड इंदिरा गांधी वाज वन ऑफ देम। और इसी का था कि जब इंदिरा गांधी 1972 के उस इवेंट में गई, उसके बाद 1976 में जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो रही थी, तो 48A डायरेक्टिव प्रिंसिपल उन्होंने ऐड करवाया, जिसमें था द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। ये सारी चीज़ें इंडिया की प्राइम मिनिस्टर ने किया था आफ्टर टेकिंग द पार्ट इन दैट प्रोग्राम। साथ ही 51AG ऐड किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज में हमारे में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, जिसमें था टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। साथ ही में एक प्रोजेक्ट टाइगर भी उस टाइम पर स्टार्ट किया गया था, कि जो टाइगर की स्पीसीज हैं वो धीरे धीरे घटती जा रहे हैं बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा जो शिकार हुआ था उनका। 1980 सुनो, जो साइलेंट वैली है केरला में, उसको मतलब उसकी रक्षा करने वाली करी थी, बट जो कि उनका 1984 में ट्रेजिक डेथ हो गई थी 15 नवंबर 1984 में। साइलेंट वैली को एक नेशनल पार्क डिक्लेयर करना चाह रही थी, बट बीच में डेथ हो गई थी, बट उनकी डेथ के बाद ही मतलब तकरीबन इनका काम हो गया था, उसके बाद इसको एज अ नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया था साइलेंट वैली को। तो मतलब इन्फ्लुएंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जब इस तरह की चीज़ों में हम कलेक्टिवली वर्क करते हैं तो नेशनल लेवल पे हम इन चीज़ों के लिए स्टेप्स लेते हैं, जो ये चीज़ें जो हमने इस चीज़ से देखी। नेक्स्ट हमारे जो 26 प्रिंसिपल्स हैं उनको हम मेन स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट, ह्यूमन राइट इन्वायरमेंट, जो हर एक व्यक्ति है ना उसको राइट है इन्वायरमेंट पे कि क्वालिटी हो, जिससे वो एक डिग्निटी और वेलबींग की जीवन जी सके, और उसके पास ड्यूटी है स्टेट की उसकी रक्षा करने की। प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी एयर है, वाटर है, लैंड है, फ्लोरा, फ्लोना एंड इकोसिस्टम है, वो सेफ गार्ड होने चाहिए प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन के लिए। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो अर्थ की कैपेसिटी है रिन्यूएबल रिसोर्सेज को मेंटेन प्रोड्यूस करने की, वो मेंटेन और रिस्टोर होनी चाहिए। जो वाइल्ड लाइफ है उसको कंजर्व करने के लिए स्टेप लेनी चाहिए। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, और बहुत ज़्यादा एग्जॉशन नहीं होना चाहिए, एक्सप्लोइटेशन नहीं होना चाहिए। पोल्यूशन कंट्रोल के ऊपर ध्यान दिया गया, इन्वायरमेंट की कैपेसिटी से ज़्यादा हम पोल्यूशन ना करें। आपको पता हो तो जो इंडस्ट्रीज़ है ना उनके साइड में ऐसे डायरेक्शंस होती है कि आप ट्रीज उगाओगे ताकि जो पोल्यूशन है वो ट्रीज एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। उसके बाद मरीन पोल्यूशन,
जो सीज और ओशन से रिलेटेड चीज़ है उनमें भी पोल्यूशन कम से कम होना चाहिए। डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो किसी भी कंट्री के लिए ज़रूरी है, बट वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो इन्वायरमेंट के सेक पे करें। उस पर असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे मैं शुरुआत में बोला था कि जो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम है, अंडर डेवलपमेंट जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज थी वो डेवलप की जो प्रोसेस कर करके डेवलप्ड हुई हैं, तो उस टाइम पर उन्होंने जो इन्वायरमेंट है उसको भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, तो उनको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, इसलिए ज़्यादा बर्डन जो होता है फाइनेंस का वो डेवलप्ड नेशंस पर ज़्यादा होता है और डेवलपिंग नेशंस पर कम। तो दोनों को एक मेंटेन करके चलना है। उसके बाद कमोडिटी प्राइसेस एंड एनवायरनमेंट, स्टेबल प्राइस होनी चाहिए, एडिकेट अर्निंग होनी चाहिए प्राइमरी कमोडिटीज से, ताकि इन्वायरमेंट की मैनेजमेंट भी प्रॉपर हो उसके। उसके बाद फाइनेंशियल रिसोर्सेज को डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना चाहिए। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लानिंग होनी चाहिए सभी की, स्टेट की, लोकल लेवल पे, सारी जगह पे। और प्लानिंग जो होती है वो रेशनल होनी चाहिए। ह्यूमन सेटलमेंट है वो कैसे हो कि फॉरेस्ट में ऐसा नहीं है कि हम फॉरेस्ट को काट काट के ह्यूमन सेटलमेंट्स बना रहे हैं। अर्बनाइजेशन उन चीज़ों में ध्यान रखना हमें, कितने परसेंटेज रहना चाहिए। उसके बाद पॉपुलेशन पॉलिसीज़, कितनी जनसंख्या है, ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी होगी। ये चीज़ हम 1971 में डिसाइड करे थे भाई, 72 में सॉरी। उसके बाद नेशनल इन्वायरमेंट इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करने हमें हुए भी हैं इंडिया में उसके परशुएंस में। उसके बाद साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल मीन्स का यूज़ करना है हमें इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए। एजुकेशन अमंग यूथ एंड एडल्ट्स फॉर इन्वायरमेंट को प्रमोट करना है। सर्च एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना है कि साइंटिफिक रिसर्च और फ्री एक्सचेंज है इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन का, वो इनकरेज करना है हमें। सॉवरेंटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो स्टेट्स हैं हालांकि उन्होंने साइन करा इंटरनेशनल कन्वेंशंस पर, बट उनका सोवरन राइट है अपने जो भी रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल हैं, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि उनके खुद के सोवरन अवेलेबल हैं तो दूसरी स्टेट्स को डैमेज करवाए इनसे। लायबिलिटी एंड कंपनसेशन, liability and compensation, states should develop international level laws relating to liability and compensation, ठीक है। इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड मेंटेन करने हैं, इंटरनेशनल कोऑपरेशन बनाए रखना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का जो रोल है उसको मतलब वैल्यू देनी है जो वो चीज़ें कर रहे हैं। उसका पीस एंड एनवायरनमेंट, शांति बनाए रखनी है, न्यूक्लियर वेपन्स कम से कम प्रयोग हों और मास डिस्ट्रक्शन ना हो, ये प्रयास करना हमें। तकरीबन तो हमने डिस्कस कर लिया 26, बट इनमें जो मेजर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं 21, 22, 24 एंड 26 से रिपीटेडली पूछे गए हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग्स, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। इसको फॉर्मली हम बोलते हैं कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज 1972। ये यूनेस्को के द्वारा अडॉप्ट किया गया था 16 नवंबर 1972 में पेरिस में, फ्रांस में भैया, फ्रांस में, इधर इधर। अच्छा, क्या हुआ क्या था ऐसा कि हमें कैसे एकदम याद आ गया कि ओ हमें इनकी रक्षा भी करनी है। तो हुआ क्या कि इजिप्ट में अबू सिंबल टेम्पल्स थे, ठीक है, अच्छी बात, टेम्पल थे। फ्लड आ गई, एक डैम क्रिएट करने लगे थे, उसकी वजह से फ्लडिंग हो गई और जो ये सिंबल टेम्पल्स हैं उनकी मतलब डिटोरिएशन होने लगा, उनकी जो खराब होने लगे। उस टाइम पे एक कंसर्न बढ़ा कि जो हमारी कल्चरल साइट है जो सभी के लिए वैल्यूएबल है, हमारा जो हिस्ट्री है उससे कनेक्शन रखती है, हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। तो उसके लिए फिर कल्चरल डेफिनेशन, मतलब कल्चरल हेरिटेज, नेचुरल हेरिटेज और मिक्स हेरिटेज इस कन्वेंशन में कवर होते हैं हमारे। तो उनकी डेफिनेशन बता देते हैं कि किस चीज़ को हम कल्चरल हेरिटेज माने, किसको नेचुरल मानेंगे। मिक्स्ड जो होते हैं वो कल्चरल नेचुरल की कंबाइंड चीज़ होती है, ठीक है। कल्चरल में क्या आता है, जो मोन्यूमेंट्स हैं जिसमें इंडिविजुअल आर्किटेक्चरल वर्क बहुत अच्छा, स्कल्पचर्स हैं, पेंटिंग्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं जो आउटस्टैंडिंग हिस्टोरिकल, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक वैल्यू के हैं, कि ऐसी चीज़ें जो हमारे पूर्वजों ने बना दी जिनकी बहुत ज़्यादा क्वालिटी है, आर्टिस्टिक वर्क है, ऐसा है आर्किटेक्चरल वर्क जो शायद हम आज नहीं कर पाते हैं। ग्रुप्स ऑफ बिल्डिंग है, चाहे वो सेपरेट है या कनेक्टेड स्ट्रक्चर्स हैं, वो अपनी आर्किटेक्चरल वैल्यू के वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर कुछ साइट हैं जो ह्यूमैनिटी और नेचर का ऐसा संगम है जो मतलब वी नीड टू प्रोटेक्ट, ठीक है, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल इश्यूज के लिए है या फिर हिस्टोरिकल, एस्थेटिक या एथनोलॉजिकल या फिर एंथ्रोपोलॉजिकल वैल्यू की वजह से है। एंथ्रोपोलॉजिकल ह्यूमन रिलेटेड, ह्यूमन की जो हिस्ट्री हम करेंगे। आर्कियोलॉजिकल
जो हम हिस्ट्री की जो साइट्स है वहां से निकालने की कोशिश करते हैं। मुझे अभी हिंदी का वर्ड नहीं याद आ रहा गाइस, कोई नहीं। उसके बाद नेचुरल हेरिटेज में हम क्या करेंगे, जो नेचुरल मेड मेड चीजें हैं उनकी रक्षा। फिजिकल या फिर बायोलॉजिकल फॉर्मेशन है या फिर ग्रुप ऑफ सच फॉर्मेशन है जिसकी बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू है, ठीक है, एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर साइंटिफिक। एस्थेटिक मतलब देखने में बहुत ही सुंदर और मतलब अनमैचेबल थिंग, राइट, या फिर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, geological and physiographical formation and precisely delineated areas which constitute the habitat of threatened species of animals and plants of outstanding values। ऐसी चीजें जो थ्रेटेंड मतलब जिनकी खतरा है स्पीशीज को, उनके लिए हैबिटेट बनी हुई है वो चीजें, उनकी रहने की जगह है, जो भौगोलिक दृष्टि से या फिर हमारे फिजिकल तरीके से, फिजियोग्राफिकल तरीके से बहुत आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद नेचुरल साइट्स हैं, वो देखो इन सभी चीज का ना एक चीज याद रखना, आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू जो पूरी दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट है, जो किसी एक स्टेट तक रेस्ट्रिक्ट नहीं है, पूरी वर्ल्ड के लिए उस चीज की वैल्यू है, चाहे वो साइंटिफिक वे से हो, चाहे एस्थेटिक वे से हो, या फिर नेचुरल है तो नेचुरल वे से हो, ठीक है। उन सभी चीज़ों में तो ये दोनों चीज़ें हैं। और कुछ जो स्टेट्स कुछ जो साइट्स होती है ना, वो क्या होती है, कल्चरल हेरिटेज का मिक्स होती है, सॉरी नेचुरल का मिक्स होती है, जो नेचर ने तो बना रखी है, साथ में उसके ह्यूमन आर्टिस्टिक वर्क भी है, जुड़ा हुआ है चीज़ें, तो मिक्स हेरिटेज वर्क में आती है। या फिर जिसकी हिस्टोरिकल वैल्यू हो ना, उसको भी हम कल्चरल हेरिटेज में ही डाल देते हैं। की मैकेनिज्म बॉडीज, अच्छा अब देखो देखो देखो, ये कन्वेंशन हमने करी, कन्वेंशन ने करके काम किए भाई, काम किए, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है जो एनुअली मिलती है, जिसमें 21 स्टेट मेंबर्स हैं। वो एग्जामिन करती है रिपोर्ट्स को स्टेट कंजर्वेशन पे और एलोकेट करती है फंड। अच्छा फंड कहाँ से आए, फंड आया हमारे पास 1977 में, हमने वर्ल्ड हेरिटेज फंड करा, जिसमें जो सभी कंट्रीज हैं वो देते हैं पैसे उनको। इसका पर्पस था कि जो स्टेट पार्टीज है ना, उनको असिस्ट करें आइडेंटिफाई करने में, प्रोटेक्ट करने में और प्रमोट करने में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को, इंटरनेशनल फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस के थ्रू, ठीक है। जैसे हमारा ताजमहल है वो आता है वर्ल्ड हेरिटेज में, ठीक है, तो उनके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने रखते हैं पड़ते हैं उन चीज़ों की रक्षा करने के लिए। उसके जो इसकी एडवाइजरी बॉडीज हैं मेन 3 है। फर्स्ट तो इन्वायरमेंटल कन्वेंशन काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स फॉर कल्चरल हेरिटेज के लिए, IUCN कंजर्वेशन ऑफ नेचर नेचुरल हेरिटेज के लिए, और ICCROM इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्टडी ऑफ प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, वो एक्सपर्ट कंजर्वेशन एडवाइस के लिए है। तो मेन 3 एडवाइजरी बॉडी है हमारे पास। अच्छा और ये जो हमारा कमेटी है ना, ये जो वर्ल्ड हेरिटेज है, ये एक लिस्ट बनाती है कि कौन कौन सी जो हमारी हेरिटेजेस हैं, हेरिटेजेस का मतलब होता है धरोहर, ठीक है, कौन कौन से ऐसे धरोहर हैं जो जिनको रक्षा की आवश्यकता है, ठीक है, उसके लिए स्पेशल स्टेप्स लिए जाते हैं, असिस्टेंस दी जाती है। नेक्स्ट हमारा साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट में था जिसमें जो वाइल्ड लाइफ का ट्रेड है ना, उसको रेगुलेट करने की कोशिश की गई थी, ठीक है। अब सुनो, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका सेक्रेटेरिएट है, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। इसका पर्पस था जो ग्लोबल कमर्शियल ट्रेड है वाइल्ड एनिमल्स का और या फिर प्लांट स्पीसीज का, उसको हम इंश्योर करें कि जिससे उनकी जो सर्वाइवल है वो थ्रेटेंड ना हो। ये रेस्ट्रिक्ट करता है ट्रेड को और उन स्पीशीज से जिनसे देखो हमारे पास जो स्पीशीज मतलब जो जीव हैं उनकी एक विशेष प्रजाति है, उनसे चाहे वो फूड बन रहा हो, चाहे उनसे दवाई बन रही हो, चाहे कोई और चीज बन रही हो, तो हमें उनकी रक्षा करनी है कि ऐसा ना हो जैसे हमारे टाइगर्स का इतने ज्यादा मास किलिंग हुई शिकार के चक्कर में कि उनकी बीच में वो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे आ गए थे वो, तो उसके बाद जो स्टेप्स लिए गए उसके बाद अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस ना बने इसलिए साइट्स की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, और इसी वजह से 3 मार्च से ही लगातार ये दिन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा हमारे पास। अच्छा सुनो,
अब ये बना क्या था, IUCN, जो हमने अभी अभी डिस्कस करा था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर नेशनल हेरिटेज के लिए। तो इसकी एक वो हुई थी मीटिंग वगैरह, तो उसमें हमने डिस्कस करके ये बनाया कि वाइल्ड लाइफ की भी हमें रक्षा करनी है, तो उसकी परसुएंस में ये चीज़ बनी थी। मैनेज करी जाती है UNEP के द्वारा। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड इस सुंदर सी जगह पे है। और इसकी लीगली स्टैंडिंग को देखो कि ये लीगली बाइंडिंग है स्टेट पार्टीज पर। जो मेंबर नेशन है उनको मतलब ये है कि क्रिएट करने होंगे डोमेस्टिक लॉज इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, दे आर बाउंड डाउन, ठीक है। अब इसमें कुछ अपेंडिक्स हैं इसके जो कन्वेंशन है ना, और ये अपेंडिक्स क्या है, इसमें लिस्ट दे रखी है कि ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा जैसे फर्स्ट लिस्ट है हमारी, तो बहुत ज़्यादा इंडेंजर्ड वाले जो हैं वो फर्स्ट लिस्ट में डाल रखे हैं, जैसे गोरिल्लाज हो गए, सी टर्टल हो गए, मोस्ट लेडीज फ्लिपर ऑर्किड्स हो गए, जैंट पांडास होंगे। लगभग 1002 के आसपास हमारे पास स्पीशीज़ हैं, बढ़ती घटती रहती हैं। ओके, और दे आर थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शंस एंड सिटीज sites, क्या बोल रही हूँ मैं, sites prohibit international trade in specimens of these species except when the purpose of the import is not commercial। अब जैसे साइंटिफिक रिसर्च वगैरह के लिए तो हम इनका जो है ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरी जगह अलो करते हैं, वरना अगर ट्रेड वगैरह के लिए और किसी पर्पस के लिए कमर्शियल मीन्स के लिए इन चीज़ों का बिल्कुल ही मना है। एक्सेप्शनल केसेस भी होंगे तो इंपोर्ट परमिट भी जनरेट होगा और उसके बाद एक्सपोर्ट परमिट भी होगा, या फिर अगर वापस भेज रहे हैं तो डी एक्सपोर्ट परमिट भी सर्टिफिकेट भी हमें पहले लेना होगा। जो अपेंडिक्स 2 है वो उन स्पीशीज के है जो अभी तो थ्रेटन नहीं है एक्सटेंशन के लिए, बट वो हो सकती हैं अनलेस उनका अगर ट्रेड नहीं रोका गया तो, ठीक है। सबसे ज़्यादा फिलहाल 37,420 स्पीशीज इसमें लिस्ट है, जैसे पेडल फिश हो गई, लायंस हो गए, अमेरिकन एलिगेटर्स हो गए, मगरमच्छ जैसे होते हैं एलिगेटर्स, महागनी एंड मैनी कोरल्स, ये अलग अलग स्पीशीज हैं, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड स्पेसिमेन ऑफ अपेंडिक्स 2 वो ऑथराइज हो सकते हैं एक्सपोर्ट परमिट देकर। हम देखो इसमें जो ना इंपोर्ट परमिट की आवश्यकता नहीं होती, एक्सपोर्ट है दैट्स इनफ, ठीक है। मतलब ये इनकी ज़्यादा खतरा है इनकी जान को, खत्म मरने वाले हैं तो खत्म ही हो जाएंगे, ये अभी मरने वाले तो खैर नहीं है, इनकी संख्या तो है, पर ये हो जाएंगे अगर तुम रुके नहीं, मतलब इंसान नहीं रुके तो। उसके बाद अपेंडिक्स 3, ये उस इस लिस्ट इसमें वो लिस्ट है स्पीशीज की जो किसी पार्टी ने, मतलब जो कोई स्टेट है वो बोलता है कि भाई आप इस स्पीशीज को भी इस लिस्ट में डाल दो, ठीक है, ताकि इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए और ये पहले वाली 2 लिस्ट में ऐड ना करनी पड़े, ठीक है। और अगर सिचुएशन बदलती है तो ऐड हो भी सकती है, ऑब्वियसली हो सकती है गाइस, ऑब्वियसली हो सकती है। इसमें मैप टर्टल्स, वोल्रसेस एंड केप स्टैग बीटल्स वगैरह आते हैं, करंटली 211 के आसपास इसमें है। अच्छा, ये जो लिस्ट है थोड़ी बढ़ती घटती रहती है तो प्लीज़ डोंट माइंड, और आवश्यकता के अनुसार अगर जो स्टेट है जिसने लगता है कि भाई नहीं ये स्पीशीज की आवश्यकता नहीं इस लिस्ट में, तो हटवा भी सकते हैं कि नहीं थर्ड में भी रखना है इसको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू so much for your समय।